92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी एक रिश्ते की हकीकत, बिना किसी एड ब्रेक के। हितेश ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। शू रैक से जूते निकाल के वो सोफे पे जा बैठा। जूतों पे तेज हाथों से ब्रश चलाते हुए उसने आवाज लगाई, रितु प्लीज मेरे मोजे। दरअसल हितेश के ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग थी, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों से वो काफी तनाव में था और तनाव उससे संभलता नहीं था। वो चीजें इधर उधर रख देता, जरूरी बातें भूल जाता और रितु पे बुरी तरह डिपेंडेंट हो जाता। रितु ने कुछ कहा नहीं, बस अंदर से धुले हुए मोजे और रुमाल लाके सोफे पे रख दिए। उसकी चुप्पी हितेश को खली। वो समझ गया कि रितु किसी बात से नाराज थी, पर इस बात को छेड़ने का ये सही मौका नहीं था। हितेश और रितु की शादी को 8 साल हो गए थे। इलाहाबाद के एमजी मार्ग में फुटबॉल ग्राउंड के पास जो गुजराती संघ है, वहां पहली बार मिले थे दोनों, करीब 10 साल पहले। नवरात्रि के दिनों में वहां तरह तरह के स्टॉल्स लगते थे। उस साल रितु ने एक स्नैक्स का स्टॉल डाला था, मतलब पापड़ी चाट, खांडवी, ढोकला, कचौड़ी वगैरह, और उसके बगल वाला छोटा सा स्टॉल हितेश का था। अपने तायाजी से पैसे उधार लेकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने सेकंड हैंड किताबों का एक स्टॉल डाला था। पहले दिन सुबह सब अपना अपना स्टॉल लगाने की तैयारी में जुटे थे। बातचीत हितेश ने ही शुरू की थी, छुट्टा कराने के बहाने। एक्सक्यूज मी मैडम, चेंज होगा आपके पास? 500 का एक नोट रितु की ओर बढ़ाते हुए उसने पूछा था। रितु अपने माइक्रोवेव ओवन के लिए बिजली का पॉइंट ढूंढ रही थी। अपनी जीन्स की जेबें टटोल के उसने कहा, सॉरी नहीं हो पाएगा, 450 है मेरे पास। हितेश ने झट से 500 का नोट सामने काउंटर पे रखा और कहा, चलेगा, बाकी 50 बाद में दे दीजिएगा, अभी 1 हफ्ते तक तो हम पड़ोसी हैं ही। शाम को घर से खाना वाना खा के हितेश वापस अपने स्टॉल पे आया तो देखा रितु बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। अब तक गुजराती संघ के रजिस्टर से स्टॉल नंबर 12 वाली का नाम वो पता कर चुका था। रितु जी, कोई परेशानी? उसने पूछा। वो आपने जिग्नेश भाई को देखा इधर कहीं? अपने ऑर्गेनाइजर? हाँ, वो मेरे स्टॉल में बिजली का पॉइंट नहीं चल रहा। ओह, आपका माइक्रोवेव, 1 सेकंड मैं देख सकता हूं। जवाब का इंतजार किए बिना ही हितेश काम पे लग गया था और 5 मिनट में अपने स्टॉल से कनेक्शन खींच के उसने माइक्रोवेव चालू भी कर दिया। थैंक यू सो मच, रितु ने हाथ आगे करते हुए कहा। हितेश चौकसी, एंड यू मोस्ट वेलकम। रितु जाते जाते मुड़ी, बोली, अच्छा आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाता है रितु जी। कभी हितेश के इन्हीं घटिया फिल्मी जुमलों पर रितु घंटों तक हंसती रहती थी। कप प्लेट्स उठाते हुए रितु सोच रही थी, कोई कहेगा आज का ये नौकरीशुदा, जिम्मेदार, सीरियस हितेश कभी ऐसे बेलगाम लड़कियों को छेड़ा करता था। जूते पहन के हितेश हाथ धोने के लिए डाइनिंग टेबल पे लगे बेसिन तक आया। रितु यार, 2 दिन से यहाँ हैंड वॉश खत्म हुआ पड़ा है, मंगवा लिया होता। एक काम अगर टाइम से हो जाए। चलो मैं ही लौटते हुए ले आऊंगा, प्लीज लंच टाइम में याद दिला देना, ठीक है? रितु चुप रही। इस बार उसकी चुप्पी से हितेश चिढ़ गया। टॉवल से हाथ पोंछते हुए उसने पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं देती? अम्मा कहाँ है? मंदिर, रितु बोली। और तुषा, उसको स्कूल नहीं आना? सो रही है, आज सैटरडे है। बातचीत का सिलसिला टूट फूट के वहीं रुक गया। गर्मी और बारिश के बीच का ये मौसम, जुलाई के ये आखिरी दिन अक्सर उमस भरे होते हैं। अपनों से रूठ के आसमान मुंह फुला के बैठ जाता है और मुलाजिम बादल बेचारे चाह के भी बूंदों को आजाद नहीं कर पाते। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। छोटे शहर की स्वावलंबी लड़की थी रितु। अपनी काबिलियत के दम पे सेंट जोसेफ्स कॉलेज में 4 साल में एडहॉक से लेके सीनियर लेक्चरर तक का फासला तय किया था उसने। अगले महीने थीसिस सबमिशन के बाद उसका रीडर बनना लगभग तय था। पढ़ाना रितु के लिए अब पेशे से कहीं ज्यादा बन चुका था और 3 लोगों के भरोसे चल रहे फिजिक्स डिपार्टमेंट को भी
ऋतु की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ मायके की भी बहुत सी जिम्मेदारियां थी उस पर। दरअसल ऋतु की शादी के कुछ दिनों बाद उसके पापा गुजर गए थे। तब से मतलब पिछले 8 महीनों से ऋतु ने ही अपनी माँ और छोटी बहन रिया का ख्याल रखा था। माँ की दवाइयाँ, बहन का कॉलेज, सब कुछ। उसका मायका संत नगर ज़्यादा दूर नहीं था, अंबेडकर कॉलोनी से यही कोई 8-10 किलोमीटर। पहले तो हितेश के साथ हफ्ते में 1-2 बार चली जाती थी ऋतु, लेकिन आजकल महीने 2 महीने में भी एक बार ही मुश्किल से हो पाता था। कभी कभी ऋतु सोचती थी कि तुषा को लेके वो खुद ही चली जाएगी, पर हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि शाम के बाद वहां से अकेले लौटना सेफ नहीं था। वैसे भी सास को घर पे अकेले छोड़ के ऋतु एक दिन से ज्यादा कहीं बाहर रह नहीं सकती थी। हितेश की अम्मा मानसी देवी को ऋतु माँ की ही तरह मानती थी। उन्होंने भी ऋतु का हमेशा साथ दिया। जब ऋतु को कॉलेज में पढ़ाने का ये जॉब ऑफर हुआ और उसने ज्वाइन करने का मन बना लिया था, तो हितेश कुछ नाखुश था। उसने साफ साफ मना तो नहीं किया, पर अपनी बातों से नाराजगी जाहिर कर दी थी। देखो ऋतु, तुषा अभी बस 2 साल की है, उसको 24 घंटे देखभाल की जरूरत है, बाकी जो तुम ठीक समझो। उस वक्त अम्मा ने ऋतु से कहा था, मेरी पोती का ध्यान मैं रखूंगी, तुम कॉलेज जाओ, पढ़ाओ। हितेश के पापा ने मुझको कॉलेज का आखिरी पेपर नहीं देने दिया था क्योंकि उस दिन घर पे मेहमान आने वाले थे। आज मुझको लगता है कि अगर उस दिन जिद करके, झगड़ा करके किसी तरह एग्जाम दे दिया होता तो मैं ग्रेजुएट होती। वही गलती मेरा बेटा नहीं करेगा। हम तुषा का ख्याल रखेंगे। सच में उस रोज से आज तक ऋतु से ज्यादा अम्मा ने तुषा का ख्याल रखा था। और हितेश ने भी फिर कभी ऋतु की नौकरी को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि कई बार तो ऋतु के काम में वो मदद भी कर दिया करता था। वो अक्सर कहता था, पता है ऋतु, हमारे रिश्ते की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये किसी समझौते या सैक्रिफाइस पे नहीं टिका है। ऋतु कहती, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी जिम्मेदारियों, मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखा है। वो कहता, क्योंकि हम दोनों के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले मैं खुद से यही पूछता हूं कि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता। इसी बात पे हितेश के सारे नखरे, ये नहीं खाना, वहां नहीं जाना, सब सहती थी ऋतु। और हितेश ने भी छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेने की ऋतु की आदत को मान लिया था। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में हितेश और ऋतु ने छोटी मोटी तकरारों को किनारे रख के एक दूसरे की कमियों की आदत डाल ली थी, और इसलिए आज भी दोनों साथ उतने ही खुश थे। लेकिन इस बार बात कुछ ऐसी थी कि ऋतु का नाराज होना जायज था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हितेश को ऑफिस के लिए निकले कुछ ही देर हुई थी। ऋतु किचन में थी। तभी उसकी बहन रिया का फोन आया। हालचाल, फिर कुछ इधर उधर की बातों के बाद फोन रखने से पहले रिया ने कहा, दीदी माँ कल से तेरे बारे में पूछ रही है। अभी परसों ही तो बात हुई थी, क्या पूछ रही है? ऋतु ने कहा, यही कि तेरी तबीयत कैसी है, काफी टाइम हो गया ना तुझको आए हुए। हाँ, 2.5-3 महीने। माँ को फोन दे जरा, ऋतु ने कहा। सो रही है, थोड़ी देर में करना। एक्चुअली कल दोपहर को शायद उसने तेरा कोई सपना देखा, तभी से परेशान है। तू एक बार मिलने आ पाएगी क्या? ऋतु को समझ नहीं आया कि क्या कहे। अजीब इत्तेफाक था। उधर माँ उसको देखना चाह रही थी और इधर ऋतु ने भी उसी दिन उनसे मिलने संत नगर जाने का प्लान बनाया था। दूसरी ओर से फिर रिया की आवाज आई, दीदी तू सुन रही है ना? हाँ रिया, तो माँ को थोड़ा समझाना। यहाँ हितेश का ऑफिस, तुषा का स्कूल, मेरा कॉलेज, तू समझ रही है ना? आई नो दीदी, पर माँ के लिए बड़ी बेटी क्या है तुझको नहीं पता? मैं तो सौतेली हूँ, रिया ने मजाक में कहा। बकवास मत कर। ऋतु को पता था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही थी। उसका मन थोड़ा डोल गया। उसने कहा, मैं कोशिश करती हूँ। उधर लंच टाइम में टिफिन खोलते ही हितेश की भौहें तन गईं। अरे ऋतु को पता नहीं कि मुझको करेला नहीं पसंद है, वो बड़बड़ाया। एक तो शाम की मीटिंग की टेंशन, ऊपर से टिफिन में करेला।
हितेश खींच के अपने कैबिन से निकल के सामने बालकनी की ओर बढ़ गया, जो कि बिल्डिंग का अनऑफिशियल स्मोकिंग जोन भी था। वैसे रितु को पता है कि हितेश को करेला पसंद नहीं, फिर भी उस दिन टिफिन के लिए करेला क्यों बना? बात पिछले संडे की है। रितु की माँ की तबीयत पहले से और बिगड़ रही थी। रितु ने हितेश से कहा था, आज शाम तुषा को साथ लेके माँ से मिलाते हैं, उनको अच्छा लगेगा। हितेश ने कहा था, अगले वीकेंड चलते हैं, सेकंड सैटरडे है, तुम्हारा भी कॉलेज ऑफ होगा। रितु ने हफ्ते भर से यही उम्मीद बांध रखी थी, लेकिन शुक्रवार को घर लौट के हितेश ने कह दिया, कल एक जरूरी मीटिंग है, ऑफिस जाना पड़ेगा। और रितु की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीख चिल्ला के, लड़ झगड़ के अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, पर कुछ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। खिलाफत जताने के इनके तरीके कुछ और ही होते हैं। रितु इन्हीं में से थी, और इसलिए उस दिन हितेश के टिफिन में करेला बना था। हितेश अपनी टेबल पे लौटा ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। ये रितु के रूटीन फोन कॉल का वक्त था। उसने बिना देखे ही जवाब दिया, कैंटीन से मंगवा लिया है, मुझको करेला नहीं खाना है, और हाँ, आज मैंने सिगरेट भी पी है। उधर से आवाज आई, जीजू मैं रिया बोल रही हूँ, बाद में फोन करूँ? ओह सॉरी रिया, मुझे लगा तुम्हारी दीदी का कॉल है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप लोग कब तक पहुंच रहे हैं? हम कह के हितेश ठिठका, और तभी उसको रितु से किया हुआ वादा याद आया। अरे आज तो संतनगर जाना था, इस मीटिंग के चक्कर में जिसको वो बिल्कुल भूल चुका था। उसने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, हम 7-8 बजे तक पहुंचेंगे, तुम्हारे लिए बटरस्कॉच आइसक्रीम और माँ जी के लिए शुगर फ्री रसमलाई लेके, ठीक है? हितेश ने फोन रखा ही था कि मीटिंग का बुलावा आ गया। वही मीटिंग जिसकी तैयारी वो कई महीनों से कर रहा था। टाई की नॉट सही करते हुए उसने दूसरे हाथ से फाइल उठाई और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शाम के 4 बजे हितेश कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला। मीटिंग कुछ 1.5 घंटे चली थी। उसकी नब्ज अब भी थोड़ा तेज चल रही थी। उसने रितु को फोन मिलाया, सुनो, एक सरप्राइज है। उधर से नपातुला जवाब आया, क्या? रितु का मूड भाप के हितेश बोला, एक्चुअली 2 सरप्राइजेज हैं। पहला ये कि तुम और तुषा तैयार है ना, हम आज शाम कहीं जा रहे हैं, मैं बस ऑफिस से निकल ही रहा हूं। रितु का गुस्सा अब भी जस का तस बना हुआ था। उसने कहा, नहीं, मुझको क्वेश्चन पेपर सेट करना है, तुम और तुषा हो आना। सोच लो, सुना है संतनगर की रसमलाई बहुत फेमस है, मैं तुम्हारी जगह होता तो मना नहीं करता। 1 सेकंड में रितु का गुस्सा फुर्र हो गया। उसने मनी मन सोचा, अच्छा तो मुझको सरप्राइज देने के लिए हितेश ने भूलने का सारा नाटक किया और मैं बेकार में कल से मुंह फुलाए बैठी हूं। रितु क्या हुआ? मेरी जगह तुम ही सस्पेंस बिल्ड कर रही हो यार। दूसरी ओर से हितेश की आवाज आई। वो हंस पड़ी। और दूसरा सरप्राइज? उसने पूछा। आके बताऊंगा, उस मोमेंट का तुम्हारा एक्सप्रेशन मैं मिस नहीं कर सकता। फोन रख के हितेश ने अपने कैबिन से बाहर देखा। बादल की निगरानी से छूटकर बेसब्र बूंदें शीशे पे दस्तक दे रही थीं। आसमान को मनाना उतना मुश्किल भी नहीं था। थोड़े गीले, थोड़े सूखे, कभी कभी अच्छे लगते हैं ये जुलाई के आखिरी दिन। रितु किचन में शाम के नाश्ते का इंतजार कर रही थी और ड्राइंग रूम में अम्मा और तुषा टीवी पे कार्टून देख रहे थे। दादी और पोती के बीच यही डील थी कि 7 बजे तक कार्टून और फिर रिमोट अगले 2.5 घंटे के लिए दादी के पास, क्योंकि 7 से 9:30 तक उनके सीरियल्स का दौर चलता था। तब तक तुषा भी अपना होमवर्क खत्म करके खाना वाना खा के दादी के पास पहुंच जाती थी, क्योंकि दादी का रोज एक कहानी सुनाने का कोटा था। अक्सर आधी कहानी तक ही तुषा वहीं सो जाती थी और फिर रितु की ड्यूटी थी कि उसको वहां से उठा के बेडरूम में ले जाके सुलाए। आज टॉम बस जेरी की गर्दन मरोड़ने वाला ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। अम्मा ने दरवाजा खोला। हाथ में मिठाई का डब्बा लिए हितेश खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, हितेश ने उनके पैर छू के कहा, अम्मा मेरा प्रमोशन हो गया है। सच? जुग जुग जिए मेरा बेटा। मानसी देवी ने आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़ के माथे पे टिकाते हुए कहा, सब माता का आशीर्वाद है। तब तक तुषा पीछे आके खड़ी हो गई थी।
और उसके साथ ऋतु भी। ऋतु ने सब कुछ सुन लिया था और अब किसी तरह खुद को खिलखिलाने से रोक रही थी। हितेश ने आंखों के इशारे से उससे पूछा, क्यों, कैसी रही? उसने गर्दन हिला के जवाब दिया, सरस छे। अम्मा, प्रमोशन के लिए 3 लोग रनिंग में थे, इंक्लूडिंग मेरा इमीडिएट बॉस। हितेश बोला, तेरे पिताजी बहुत खुश होते। अम्मा ने आंचल के कोने से आंखों को पोंछते हुए कहा, मेरी और उनकी लड़ाई तो कम नहीं होगी, पर एक बात माननी पड़ेगी, उन्होंने तेरे फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत की थी। पर्दे के पीछे छुपी तुषा को थोड़ा अजीब लगा। ऋतु का पल्लू खींचते हुए उसने पूछा, मम्मी, दादी रोते रोते जो हंस रही है, तो वो खुश है कि सैड है? थोड़ी देर में हितेश को अकेला पाके ऋतु ने उससे पूछा, इतनी बड़ी मीटिंग थी और बताया भी नहीं? वो बोला, अरे बता देता तो सरप्राइज क्या रहता। मगर ऋतु जानती थी कि वजह कुछ और ही थी। इतने सालों में वो हितेश को इतना तो समझ ही चुकी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शादी के करीब 1 साल बाद की बात है। ऋतु परेशान थी कि 3-4 दिन से हितेश कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। न ठीक से खा पी रहा था, न ही बात करता था, कुछ बेचैन सा लग रहा था। वो 1000 बार पूछ चुकी थी, पर उसका एक ही जवाब होता, ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा है। फिर ऋतु ने नोटिस किया कि हितेश ऑफिस से लौट के सबसे पहले घर का पोस्ट बॉक्स चेक करता था और फिर पोस्टमैन के बारे में पूछता था। आखिर में रजिस्टर्ड पोस्ट से हितेश के नाम एक चिट्ठी आई और तब ऋतु को पता चला कि हितेश ने 1 महीने पहले दूसरे जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया था। बाद में हितेश को कुरेदने पे उसने पूरी बात बताई। इस नई वाली कंपनी में फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया तो मुझको लगा नौकरी लगभग मिल ही गई, तो मैंने यहाँ रिजाइन कर दिया और 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। और उधर दूसरी कंपनी के फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। बताओ, 2 दिन बचे हैं नोटिस पीरियड में और आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है। थैंक गॉड। मैंने तो सोचा था कि ये नौकरी तो गई और नई भी नहीं मिलेगी। कई हफ्तों बाद ढंग से हंस बोल रहा था हितेश। उसकी नई नौकरी पर ऋतु खुश जरूर थी, पर उसको अजीब लगा कि हितेश की जिंदगी में 1 महीने से इतना कुछ चल रहा था। इंटरव्यू, रेजिग्नेशन, जॉबलेस होने का खतरा, और ऋतु को, उसकी पत्नी को, इसकी भनक तक नहीं है। ऋतु ने कभी खुल के जिक्र तो नहीं किया, पर अब उसको हितेश की इस आदत के बारे में अच्छे से पता लग गया था कि छोटी से छोटी बात को वो हार जीत का सवाल बना बैठता है, और इस हद तक कि जब तक उसको अपनी कामयाबी का यकीन नहीं हो जाता, वो उस बात का जिक्र किसी से नहीं करता था, ऋतु से भी नहीं। आज मगर ऋतु ये सब भुला देना चाहती थी। हितेश की तरक्की से वो खुश थी, बहुत बहुत खुश। उसने जल्दी जल्दी तुषा को तैयार किया, फिर खुद तैयार होने चली गई। तब तक हितेश भी कपड़े बदल के फ्रेश हो चुका था। गाड़ी में बैठते हुए ऋतु ने अम्मा से कहा, अम्मा, डाइनिंग टेबल पे कैसरोल में रोटी, दाल और सब्जी रखी है, आप खाली फ्रिज से दूध निकाल के गर्म कर लेना और पक्का से खा लेना, ये नहीं कि हमारा वेट करते रहें। वैसे हम 11 बजे तक आ जाएंगे, तुम लोग जल्दी करो, आसमान काला हो रहा है। कहते हुए उन्होंने हाथ हिला के उनको विदा किया। बाय तुषु। तुषा ने भी पीछे की खिड़की से झांक के दादी को टाटा किया और वो चल पड़े। रियर व्यू मिरर को सही करते हुए हितेश ने कहा, पता है कल रात भर सो नहीं पाया था मैं। जी पता है, 10 बार तो बाथरूम ही जा रहे थे, मेरी भी नींद खराब की तुमने। अच्छा, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बाद आमदनी में कोई इजाफा हुआ? ऋतु ने मजाक के लहजे में पूछा। हितेश कंधे उचका के बोला, ज्यादा नहीं, बस 20,000। ऋतु की आंखें फैल गईं। बोली, सच? अरे मैं तो तुमको बताना ही भूल गया था, पूरे प्रोजेक्ट का हेड बना के भेजा जा रहा है मुझे। हैदराबाद, पॉश एरिया में फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ। ऋतु का हाथ स्टीरियो की तरफ बढ़ते हुए रुक गया। मतलब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है? और क्या मैडम, तुम्हें लगता है इस छोटी सी अंडर डेवलप्ड जगह पे सब मुमकिन है? एसी ऑन करते हुए हितेश कह रहा था, जरा शीशा चढ़ा देना, ये जरा सी बूंदाबांदी से ना उमस और बढ़ जाती है, इससे तो अच्छा है बारिश हो ही ना। ऋतु की नजरें बाहर सड़क पे थीं। एक भिखारन गोद में थामे अपने बच्चे को छींटों से बचाने के लिए कोई शेड ढूंढ रही थी। एक पल में कितना कुछ बदल गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
अरे मैं तो तुमको बताना ही भूल गया था, प्रोजेक्ट हेड बना के भेजा जा रहा है मुझको हैदराबाद। कितने आराम से कह गया था हितेश, जैसे कि अरे वो पेट्रोल पंप पीछे रह गया, या फिर ओहो मोबाइल का चार्जर ऑफिस में छूट गया। बस इतना ही कैजुअल था उसका लहजा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रितु ने पूछा, तो कब जा रहे हो? टाइम बिल्कुल नहीं मैडम, 10 दिन में सब कुछ निपटाना है। 5 अगस्त की 4 टिकटें करवा ली मैंने, स्टीयरिंग मोड़ते हुए हितेश ने कहा। और हाँ, जरूरत हो तो कॉलेज में नोटिस दे दो, वरना कितना अमाउंट पेंडिंग होगा तुम्हारा। मैं तो कहता हूँ 10-15 हजार के लिए फालतू भागादौड़ी की जरूरत नहीं है, अभी पूरी पैकिंग भी बाकी है। रितु को लगा पल भर में उसकी दुनिया उलट पलट हो गई, मानो अचानक इस रिश्ते की नींव हिल गई हो। ये क्या कह रहा था हितेश? कहीं मुझसे समझने में गलती तो नहीं हो गई? कॉलेज, ये घर, ये शहर, सारे सपने, 10 दिन है सबसे रिश्ता तोड़ने के लिए। 10 दिन में मैं सबको पराया कर दूं, बीमार माँ को रिया के भरोसे छोड़ दूं? क्यों? उधर हितेश अपनी धुन में बोले जा रहा था, देखो रितु, माँ को मनाना मुश्किल नहीं होगा, वो तुषा के बिना थोड़ी रह पाएंगी। 30 साल पुरानी उस खटारा पद्मिनी कार को बेचने की बात से अम्मा अब तक कतराती हैं, क्योंकि वो पापा की खरीदी पहली गाड़ी थी। और आज ये घर जहां वो दुल्हन बन के आई थी, अपने आखिरी दिनों में अम्मा को इस घर से अलग करने के लिए कितनी आसान सी वजह थी हितेश के पास। सबकी नजरों में आइडियल बेटा, आइडियल पति, ये वही हितेश है ना? किसी भी तरीके से रितु खुद को समझा नहीं पा रही थी। हितेश ने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्या चाहती हूं। क्या मेरा सब कुछ छोड़ के उसके साथ जाना इतना आसान, इतना ऑब्वियस है? गाड़ी से उतरते हुए हितेश ने पूछा, चुप क्यों? तुम मेरे इस फैसले से खुश तो हो ना? रितु से कुछ कहा नहीं गया। बाहर मौसम बिगड़ रहा था, खुदगर्ज एक तूफान बादलों को उड़ा के ले जा रहा था। स्याह आसमान से रूठ के बारिशें दूर जा रही थीं। कभी कभी दम निकाल देते हैं जुलाई के ये आखिरी दिन। मायके में सबके सामने आदर्श पति पत्नी का किरदार कितना अच्छा निभाया था दोनों ने, पर इस बार हितेश ने अनजाने में और रितु ने जानकर। पर मां फिर भी कुछ समझ रही थी शायद। बिस्तर पर लेटे लेटे ही उन्होंने रितु को इशारे से पास बुलाया। रितु एक स्टूल लेके उनके सराहने बैठ गई और सर पे हाथ फेरते हुए बोली, माँ तुम बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती हो, देखो गाल कैसे पिचक गए। माँ के चेहरे पे एक फीकी सी हंसी उभरी। तू कुछ परेशान लग रही है, सब कुछ ठीक है ना? रितु कहना चाह रही थी, शाम तक तो ऐसा ही लग रहा था माँ, पता नहीं फिर क्या हो गया। उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने कहा, मैं अच्छी हूं माँ, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर तुमको हैदराबाद भी तो घुमाना है। वापसी में रास्ते भर रितु को यह बात कचोटती रही कि कितनी आसानी से आज हितेश ने अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों के बीच की आपसी समझ को एक धोखे में बदल दिया था। ऊपर से खुश सुखी दिखने वाले हस्बैंड वाइफ के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह की जो बातें होती हैं, वो असल में कितनी खोखली हैं। और इन जज्बात की हकीकत को सामने लाने के लिए एक मुश्किल पल काफी होता है। घर पहुंच के गाड़ी से उतरते हुए हितेश ने पूछा, रितु तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब? रितु बोली, इस बार तुम निकलो, मार्च तक कॉलेज का सेशन खत्म करके और कुछ दूसरे काम भी बाकी हैं, उनको निपटा के मैं तुम्हारे पास पहुंचती हूं। तब तक अपना ख्याल रखना। हितेश कुछ कहते हुए रुक गया। शायद वो कभी जान नहीं पाएगा कि जिनके दम पे वो कामयाबी की उड़ान भरने चला था, वो पंख अपने सपनों को कुतर के किसी और ने उसके लिए सिए थे। बस एक सवाल है। रितु की नजरें हितेश के जहन की तलाशी ले रही थी। आज तुम्हारी जगह मेरा ट्रांसफर हैदराबाद हुआ होता और मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? बस इतनी सी थी ये कहानी।